हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आर स्क्वायर पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बेसिकली इंडियन पॉलिटी लेक्चर सीरीज़ में नेक्स्ट टॉपिक शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानेंगे। दोस्तों, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है बना था, इनिशियली इन्फोर्स हुआ था, उस टाइम पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स थे, एट शेड्यूल्स थे एंड 22 पार्ट्स थे। अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स, शेड्यूल्स एंड पार्ट्स जो है वो इंक्रीज़ हुए हैं। आर्टिकल्स अभी 470 के अराउंड हैं। शेड्यूल 8 से बढ़ के हमारे 12 हो चुके हैं और पार्ट्स जो है 22 की जगह 25 हो चुके हैं। तो इसमें शेड्यूल्स जो है, आज हम शेड्यूल्स के बारे में जानेंगे, क्योंकि शेड्यूल्स में काफ़ी चीज़ें ऐसी लिखी हुई हैं जो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। शॉर्ट फैक्ट्स में सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि ये हमारे कौन से शेड्यूल्स हैं, जैसे ऑथ एंड अफर्मेशंस हैं, या फिर पावर की जो लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, वो कौन से शेड्यूल से ली गई हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जो है सीधे डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चनों के लिए हमें पता होना चाहिए कि शेड्यूल्स के बारे में। तो शुरू करते हैं। जैसे फर्स्ट शेड्यूल है, ओरिजिनली 8 शेड्यूल थे, उसके बाद एज ऑफ टुडे हमारे पास 12 शेड्यूल्स हैं जो कि आज हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट शेड्यूल में बेसिकली हमें हमारे स्टेट्स के नाम और उनकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के बारे में पता चलता है। एक तो ये पता चलता है कि स्टेट्स के नाम, कितने स्टेट्स हैं अभी। जैसे कोई नया स्टेट बनता है या फिर कोई नई यूनियन टेरिटरी बनती है, तो ऑब्वियसली जो है फर्स्ट शेड्यूल्स अपडेट होता है और उसमें जो हमारे नेम्स हैं स्टेट्स के और उसकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, उसके बारे में हमें पता चलता है। इसी प्रकार स्टेट्स के साथ साथ यूनियन टेरिटरी का भी और उनके जो टेरिटोरियल एक्सटेंट के बारे में हमें पता चलता है। ठीक है। फर्स्ट शेड्यूल्स बेसिकली डील्स विद द नेम्स ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया and their territorial jurisdiction correspondingly. Okay. Second schedule में basically provisions relating to emoluments, allowances, privileges and so on of basically सेकेंड शेड्यूल में जो हमारी इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं, उनके उन 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 पोस्ट पे बैठे जो लोग हैं, उनकी अलाउंसेस, उनकी प्रिविलेज क्या होती हैं, एमेल्यूमेंट्स हैं, वो सब के बारे में सेकंड शेड्यूल में डिटेल में बताया गया है। अब वो कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं जिनके अलाउंसेस, एमेल्यूमेंट, प्रिविलेजेस सेकंड शेड्यूल में मेंशन है। ऑब्वियसली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये सबके नहीं लिखे हैं, 9 हैं, जैसे 9, तो इनके बारे में हमें पता चलता है। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। द पोस्ट विच आर मैंशनड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। द फर्स्ट इज़ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द सेकंड इज़ द गवर्नर्स ऑफ द स्टेट्स, इनके एमेल्यूमेंट्स, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस मेंशनड है। देन स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोक सभा, सिमिलरली चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। सिमिलरली ये तो हो गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, पार्लियामेंट के लिए। सिमिलरली स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज इन द स्टेट, चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इन द स्टेट्स। क्लियर है। देन जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जजेस ऑफ द हाई कोर्ट एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो बेसिकली ये इन 9 कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के जो एमेल्यूमेंट्स हैं, अलाउंसेस हैं, प्रिविलेजेस हैं, वो हमें सेकंड शेड्यूल से पता चलती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। अब सेकंड शेड्यूल से तो हमें पता चलता है कि अलाउंसेस, प्रिविलेजेस और एमेल्यूमेंट। अब थर्ड शेड्यूल से पता चलती है ओथ और अफर्मेशंस। जब यूनियन मिनिस्टर्स बनते हैं या फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जब इलेक्शन होता है, तो जब नॉमिनेशन के टाइम जो ओथ लेते हैं, जीतने के बाद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के बाद जो ओथ लेते हैं, वो ओथ एंड अफर्मेशन बेसिकली सारी की सारी मेरी थर्ड शेड्यूल्स में मेंशन्ड है। अब कोई भी आदमी जब कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे जाता है, वो जज बनता है सुप्रीम कोर्ट का, कैग बनता है, मिनिस्टर्स बनते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं, तो बनने से पहले जब इलेक्शन के टाइम पे या फिर बनने के बाद उनको
चार्ज, अपने ऑफिस का चार्ज लेने से पहले ओथ लेनी पड़ती है, वो ओथ क्या लेनी है होती है, वो सारा थर्ड शेड्यूल में अपने को पता चलता है। अब ओथ एंड अफर्मेशन फॉर यूनियन मिनिस्टर्स, सिमिलरली स्टेट मिनिस्टर्स भी होंगे। अब कैंडिडेट्स फॉर द इलेक्शन टू द पार्लियामेंट, सिमिलरली कैंडिडेट्स फॉर द इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। जब इलेक्शन फाइट करते हैं तब नॉमिनेशन में ओथ लेना पड़ता है, ये उसके बारे में बात कर रहा है। और ये इलेक्शन जीतने के बाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जब एंटर कर जाता है या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में एंटर कर जाता है, तब जो ओथ लेता है ये वो वाली ओथ होती है। दैन जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सिमिलरली जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, क्लियर है। दैन कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यूनियन मिनिस्टर्स की आती है, कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शन टू पार्लियामेंट, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, स्टेट मिनिस्टर्स, कैंडिडेट्स फॉर द इलेक्शन टू द स्टेट लेजिस्लेचर, दैन मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर एंड द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट्स, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड शेड्यूल एंड थर्ड शेड्यूल। नाउ विल कम टू द शेड्यूल फोर्थ शेड्यूल में बेसिकली अलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा टू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़ की बेसिस क्या होगा। अब जैसे हमारे राज्यसभा में 243 और 245 के राउंड सीट्स हैं, तो वो सीट्स डिफरेंट स्टेट्स को कैसे अलोकेट करनी है, उसका बेसिस क्या है, वो फोर्थ शेड्यूल में मेंशन्ड है, ठीक है। नाउ फिफ्थ शेड्यूल में बेसिकली provisions relating to the administration and control of scheduled areas and scheduled tribes। scheduled areas और scheduled tribes के administration control से related जो provisions है वो फिफ्थ शेड्यूल में है। सिक्स्थ शेड्यूल में सेम प्रोविज़न है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम। शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम में जो शेड्यूल जो बेसिकली ट्राइबल एरियाज़ है उसके एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता है शेड्यूल 6। हमेशा फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल में बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, तो कन्फ्यूजन नहीं रखने का है। सिक्स शेड्यूल में बेसिकली असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम इन स्टेट्स के जो ट्राइबल एरियाज़ की एडमिनिस्ट्रेशन की बात होती है, तो सिक्स शेड्यूल कम्स इनटू पिक्चर। एंड फिफ्थ शेड्यूल in general administration and control of scheduled areas and scheduled tribes, clear। देन सेवन्थ शेड्यूल जैसे हमने देखा था कि पावर्स जो डिवीजन ऑफ पावर है बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ लिस्ट 1, लिस्ट 2 एंड लिस्ट 3। जैसे हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, लिस्ट 1 इज़ द यूनियन लिस्ट और द सेंट्रल लिस्ट, लिस्ट 2 इज स्टेट लिस्ट एंड लिस्ट 3 इज़ द कंकरेंटली। जैसे हमने पिछली क्लास में जाना था कि यूनियन गवर्नमेंट यूनियन लिस्ट पे एब्सोल्युटली अपने मनचाहे तरीके से लॉ बना सकती है। सिमिलरली स्टेट जो है वो स्टेट लिस्ट पे एंड कंकरेंट लिस्ट पे स्टेट और यूनियन दोनों लॉ बना सकते हैं, ठीक है। अब प्रेजेंटली जो है यूनियन लिस्ट में जो है अराउंड 100 सब्जेक्ट्स हैं। ओरिजिनली 97 थे, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 97 से वो बढ़ के 100 हो गए हैं। स्टेट लिस्ट में 61 सब्जेक्ट्स हैं, ओरिजिनली 55 थे, 5 घट गए हैं स्टेट लिस्ट से। कंकरेंट में बेसिकली 52 हो गए हैं, ओरिजिनली 47 थे, ठीक है। तो स्टेट के जो कुछ 5 घटे हैं उनको कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया, एजुकेशन उनमें से एक है, ठीक है। अब एट्थ शेड्यूल की बात करते हैं। बेसिकली एट्थ शेड्यूल में लैंग्वेजेस रिकग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशंस मेंशन्ड है। ओरिजिनली जो लैंग्वेजेस थी वो 14 लैंग्वेजेस थी, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये इस शेड्यूल को अमेंड करके 14 से 22 लैंग्वेजेस जो है हमारे शेड्यूल 8 में अभी हैं। वो 22 लैंग्वेजेस कौन सी हैं? असमीज़, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओरिया, पंजाबी, संस्कृत, संथली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू।
जो सिंधी है वो 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967 को ऐड की गई थी। कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली ये 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 को ऐड करी गई थी। बोडो, डोंगरी, मैथिली एंड संथली ये 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003 को ऐड किया गया था। तो ओरिजिनली हमारे पास 14 थी, अभी ये बढ़ के जो है 22 हो गई हैं। कौन सी लैंग्वेजेस हैं ये? कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस। ओके, देन 9th शेड्यूल, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में यहीं तक हमारे शेड्यूल थे। उसके बाद 9th, 10th, 11th एंड 12th ये आर्टिकल, ये शेड्यूल बेसिकली बाद में ऐड किए गए हैं। अब 9th शेड्यूल में क्या है? बेसिकली एक्ट्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर डीलिंग विद द लैंड रिफॉर्म्स एंड अबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम एंड ऑफ पार्लियामेंट डीलिंग विद अदर मैटर्स। बेसिकली 9th शेड्यूल में ऐसे एक्ट हैं और रेगुलेशंस हैं स्टेट गवर्नमेंट के और पार्लियामेंट के जो लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है, या फिर ज़मींदारी सिस्टम जो इंडिपेंडेंस से पहले चला आ रहा था उसको अबोलिश किया था। वैसे एक्ट, जिन एक्ट के थ्रू अबोलिश किया गया था वो इस 9th शेड्यूल में एडिड है। बेसिकली ये जो शेड्यूल है वो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 को अमेंड किया गया था ताकि ऐसे लॉज को जो है जुडिशियल स्क्रूटनी से बचाया जा सके ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। 9th शेड्यूल में एक्ट डालने का मतलब ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो जुडिशियल रिव्यू के थ्रू जो है इनको जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं कर सकता ऑन ग्राउंड ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अगर फंडामेंटल राइट्स को भी वॉयलेट करेंगे तब भी जो है सुप्रीम कोर्ट इन एक्ट्स को जो है जुडिशियल रिव्यू के थ्रू स्क्रूटनी नहीं कर सकता था। बट 24 अप्रैल 1973 केशवानंद भारती केस के बाद पिक्चर अलग है, सुप्रीम कोर्ट जो है रिव्यू कर सकता है। ठीक है। हाउएवर इन 2007 सुप्रीम कोर्ट ने, जैसे मैंने बताया वही इसमें लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ऐसे लॉ जो कि 24 अप्रैल 1973 के बाद इस शेड्यूल में ऐड किए गए हैं, दे आर नाउ ओपन टू जुडिशियल रिव्यू। केशवानंद 24 अप्रैल 1973 की डेट है जब केशवानंद भारती केस की जजमेंट आई थी। उसमें बेसिकली बेसिक स्ट्रक्चर की बात की गई थी। तो उस डेट के बाद अगर कोई एक्ट 9th शेड्यूल में ऐड किया जाएगा और किया गया होगा तो दैट वुड बी ओपन टू जुडिशियल रिव्यू। ठीक है। अब 10th शेड्यूल की बात कर लेते हैं। 10th शेड्यूल में आपने जहाँ सुनना होगा एंटी डिफेक्शन लॉ, काफ़ी न्यूज़ में रहता है। अभी जो महाराष्ट्र वाला जो केस चल रहा था कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने सुप्रीम कोर्ट में, उसमें एंटी डिफेक्शन लॉ की काफ़ी बातें हुई। तो उस नज़रिए से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है हमें जानना इसके बारे में। 10th शेड्यूल में बेसिकली 10th शेड्यूल एंड एंटी डिफेक्शन लॉ है क्या कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर है उनके डिसक्वालिफिकेशन से रिलेटेड ये एक्ट है बेसिकली, जो इस शेड्यूल में डाला गया था ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन की। मतलब कोई मेंबर अगर एक पार्टी के टिकट पे जीत के उस पार्टी को धोखा दे के किसी दूसरी पार्टी के साथ चला जाता है तो उसको डिसक्वालीफाई करने के लिए एक लॉ आया गया था, एंटी डिफेक्शन लॉ, जो कि 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 को लाया गया था और इसको इस शेड्यूल में डाला गया था और ये शेड्यूल बनाया गया था। ठीक है। 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में डिटेल में हम जो है इंडिविजुअली एक क्लास में ये टॉपिक को पूरा अच्छे से कवर करेंगे। बट अभी के लिए अपने को सिर्फ इतना जानना है कि 10th शेड्यूल में जो है एंटी डिफेक्शन लॉ आता है, जो कि 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 को इंट्रोड्यूस किया गया था, ऐड किया गया था। उसके बाद 11th शेड्यूल एंड 12th शेड्यूल आपको जानना होगा कि जो हमारा जो 11th शेड्यूल है उसमें बेसिकली क्या है कि जो पंचायत हैं, जो थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट होता है, फर्स्ट यूनियन दैन स्टेट एंड एट द लोअर लेवल इज़ पंचायत एंड द म्यूनिसिपैलिटीज़। तो जो पंचायत की पावर, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं वो 11th शेड्यूल में हैं, जिसमें करीब 29 मैटर्स हैं। एंड दिस शेड्यूल वाज एडेड बाय 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 73rd अमेंडमेंट एक्ट, उसके अंडर ये 11th शेड्यूल बनाया गया और इसमें पंचायत की पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में डिस्कशन किया गया है, बताया गया है। सिमिलरली 12th शेड्यूल में जो है 73rd अमेंडमेंट एक्ट रिलेटेड टू पंचायत एंड 74 अमेंडमेंट एक्ट रिलेटेड टू म्यूनिसिपैलिटीज़। ओके।
तो इसमें वही म्यूनिसिपैलिटीज़ की जो पावर, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसके बारे में बात गई है। इसमें टोटल 18 मैटर्स हैं। ओके, तो ये थे बेसिकली हमारे शेड्यूल्स 1 to 12, और अलग अलग शेड्यूल में क्या सब्जेक्ट मैटर है वो हमने डिटेल में पढ़ा। आई थिंक आपको इस टॉपिक्स में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर आपको स्टिल कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपके क्वेश्चन को आंसर करूँगा। एंड आई थिंक आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अगले लेक्चर में मिलते हैं ऐसे ही एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।